सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम विद ऋषभराज। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 9 मार्च को जो एग्ज़ाम है BCOC 134 उसका रिवीजन क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चैनल पे बने रहे एंड नीचे व्हाट्सअप में लिंक है, उस ग्रुप में ऐड हो जाए। एग्ज़ाम तक जो भी चीज़ें बताता हूँ करते रहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो फर्स्टली देख लेते हैं, हम आपके इग्नू एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। ठीक है, इग्नू इंस्ट्रक्शंस में आपको दिए गए हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या लेके जाना है। फर्स्टली है आपका हॉल टिकट, एडमिट कार्ड। हॉल टिकट को ही आप एडमिट कार्ड कहते हो, जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री लेते हो। ठीक है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इग्नू हॉल टिकट आप गूगल पे सर्च करें, आपका ऊपर आ जाएगा। फर्स्ट इंटरफेस में आप एंटर करके अपना प्रोग्राम एंड एनरोलमेंट नंबर डाल के अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फर्स्टली आप ये समझ लीजिए कि किन बच्चों के अभी एग्ज़ाम है, या आगे भी किन के होंगे वो तो आपको पता है, बट अभी किन के एग्ज़ाम है वो बता देता हूँ। जुलाई 2019 के स्टूडेंट्स, जनवरी 2020 एंड जैन 2021। एंड जो भी पुराने बच्चे हैं लाइक ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम या किसी में री थे, बैक थे सब्जेक्ट्स में, वो अभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके हो रहे हैं। ओके, तो हॉल टिकट एडमिट कार्ड आप समझ गए कैसे करना है। इसके साथ आपको ले जाना होगा इग्नू का आई कार्ड। इग्नू का आई कार्ड अगर आपके पास नहीं है, सम सिचुएशन, ठीक है, बट आपको मिलेगा कहाँ से ये भी बता देता हूँ। जो पुराने बच्चे हैं उनके पास हार्ड कॉपी होता है, एंड जो न्यू बच्चे हैं यानी कि जुलाई 2019 के बाद जिन्होंने भी एडमिशन लिया है तो उनके सामर्थ पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवाइए एंड उसको लैमिनेट करके ले जा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, क्या आपको कलरफुल ही ले जाना होता है? नहीं, आप ब्लैक एंड वाइट उसका प्रिंट निकाल के भी ले जा सकते हैं। ठीक है, सो इफ़ आपके पास इग्नू आई कार्ड भी नहीं है, किसी वजह से आप डाउनलोड नहीं कर पाए, या लास्ट टाइम है आपका कि आज एग्ज़ाम है एंड कहीं पे प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करें। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर एग्ज़ाम नहीं, जो यानी कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहा है, अगर आपके पास वैलिड इग्नू का आई कार्ड नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया हुआ वैलिड आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं, यानी कि पैन कार्ड, वोटर आईडी और आधार कार्ड। ठीक है, ये लेके आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नेम आपका होगा वही आपके हॉल टिकट पे होगा सेम, तो इससे वो आपको जज कर सकते हैं कि हाँ ये वही कैंडिडेट हैं जिनके एग्ज़ाम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। सिंपल वे में बता देता हूँ, जो कैलकुलेटर्स वैसे आपके एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, बट इफ़ आपको जाना है कैलकुलेटर लेके तो ये आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर अगर आपको इंस्ट्रक्शंस में गिवन है कि आपको अलाउ है तब आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे BCOC 134 यानी कि बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स का एग्ज़ाम है ये, इसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, आप लेके जा सकते हैं। इको यानी कि BCom फाइनल ईयर, इनके जिनके भी स्टैट्स का एग्ज़ाम है उसमें वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, एंड आपको ये नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में गए तब आपने देखा क्वेश्चन पेपर पे हाँ कैलकुलेटर अलाउ है तब आप करें। आप पहले ही पूछ लीजिए कि किन किन सब्जेक्ट्स में है, आसपास में फ्रेंड से पूछ सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ देयर हॉल टिकट इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इनका कहने का मतलब है कि आप सभी को एडवाइस किया जाता है कि आप एक कॉपी हॉल टिकट का गुड कंडीशन में रखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बट ऐसा हो नहीं पाता हमेशा के लिए, क्योंकि हॉल टिकट आपसे गुम जाता है या ख़राब हो जाता है, फट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इग्नू की साइट से आप हॉल टिकट कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। समटाइम सर्वर्स काम नहीं करते, बट फर्दर टाइम रेस्ट टाइम में करता रहता है, तो आप कभी भी उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। इफ़ आगे चल के फ्यूचर में आपका किसी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता बट आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं मेरे इंस्ट्रक्शंस पे। ये थे इग्नू के इंस्ट्रक्शंस। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको सही में आपके काम का होगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फर्स्टली आपको क्लासरूम में एंटर कैसे होना होता है। जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, बाहर ही आपका एक लिस्ट लगा होता है जिसके अंदर आपके रोल नंबर एंड आपका नेम लिखा होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपकी लिस्ट नहीं है रूम नंबर का, जिसके सबसे ऊपर टॉप में आपको रूम नंबर मिलेगा एंड आपका नीचे नेम एंड एनरोलमेंट नंबर होगा, ये चीज़ आपको फाइंड करना होगा, सर्च करना होगा कि कौन सा आपका है, उसके ऊपर रूम नंबर है, उसी रूम में आप जाके बैठें। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं गिवन होता है तो आपको इस तरीके से गिवन होगा कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस रूम में बैठेंगे,
इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक इस वाले रूम में बैठेंगे, ठीक है। तो आप ये मत देखिएगा कि आपके आईडी कार्ड के लास्ट के 5 नंबर को देखें, ऐसा मत करिएगा, आप प्रॉपर देखिएगा, क्योंकि समटाइम्स काफ़ी बच्चों के सिमिलर लास्ट 5 डिजिट्स होते हैं, तो आपको प्रॉपर अपना एनरोलमेंट नंबर देख के जाना होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। गेट पे आपको एंट्री कैसे मिलेगी? फर्स्टली आपने लिस्ट में देख लिया अपना नाम, ठीक है, आपको रूम नंबर पता है। गेट में एंट्री जैसे ही लोगे आपको अपना आईडी कार्ड एंड हॉल टिकट दिखाना होगा। आईडी कार्ड कोई भी, जैसा कि आपको बता दिया, तो पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ओरिजिनल इग्नू का वैलिड आईडी कार्ड, ठीक है। ये दोनों लेके आप एंट्री गेट पे दिखाएंगे गार्ड्स को एंड उनसे ही पूछ लीजिए कि ये रूम नंबर कहाँ पे है, जो कि आपका रूम नंबर है, ठीक है। वो गार्ड आपको गाइड कर देंगे कि किस तरफ आपको जाना है अपने रूम में, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में यानी कि एग्ज़ाम रूम में पहुंचने के बाद आपको क्या क्या चीज़ करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर आप रोल नंबर की तरफ से याद रखिए, ठीक है। कोई भी आपसे पूछता है आपका रोल नंबर क्या है, इट मीन्स आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में यानी कि अपने रूम में बैठते हो तो वो आपको रोल नंबर वाइज ही बैठना हो, आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, आगे पीछे, हाँ, रूम नंबर जो अलॉट्स हुआ है उसी में बैठे। तो ज़्यादा बेस्ट फॉर्म ये रहता है कि आप पहले ही अपने दोस्त सर्च कर लो क्लासरूम में जाते ही, कि देख सकते हो कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लाइक आपके प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रखी है, तो आप अपने फ्रेंड्स पहले ही से ढूंढ लो एंड जिनको आता है तो उनसे बात कर लो कि आधा कंसेप्ट मैं बता दूंगा, आधे कंसेप्ट तू बता दियो, दोनों मिलके एग्ज़ाम डन कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यूएफएम। यूएफएम क्या होता है? अनफेयर मीन्स। मैंने आपसे ये बोला है कि आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि इन्विजिलेटर जो कि आपके क्लासरूम में टीचर होगा, ठीक है, वो आपको कह देगा कि हाँ अलाउ कर देगा कि आप पूछ सकते हो आगे पीछे। नहीं, आप नहीं पूछ सकते हो, जहाँ से जहाँ वो आप पे ये कर देगा, चीटिंग का केस डाल सकता है, ठीक है। तो वो आपको होशियारी से करना है कि किस तरीके से आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हो अपने दोस्त से, ठीक है, आगे पीछे से। चीटिंग, अनफेयर मीन्स का मतलब क्या होता है? चीटिंग केस, किसी भी तरीके का चीटिंग केस होगा वो आपके आंसर शीट पे लिख देगा यूएफएम, आपका साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो चीटिंग केस मत करो, लाइक आप फर्रा ले जा रहे हो या कुछ भी तरीका यूज़ कर रहे हो चीटिंग से रिलेटेड, वो चीज़ आपको नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर पे आपको मार्क नहीं करना, ठीक है। पेन से तो बिल्कुल मत करिएगा, पेंसिल से बाई चांस से कर देते हो तो रबर से इरेज कर दीजिएगा। किसी से बात नहीं करना और सीट्स तो एक्सचेंज करना ही मत, अदरवाइज़ आप पे यूएफएम आ जाएगा तो उसके बाद दिक्कतें आ जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे थे इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे करते हैं एंड इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब चलते हैं फर्स्टली जिनके बारे में बताना जा रहा हूँ वो है BCOC 134 यानी बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। इनके मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो भी थे उनके सॉल्यूशंस बताऊँगा, ओके। तो देखिए आपके एक तरीके से इसी तरीके का फॉर्मेट शीट रहता है, बट फर्स्ट पेज आपको मैंने बता चुका था कि किस तरीके से आता है, जिसमें आपसे पहला पूछा जाता है एनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स, और नीचे ही आपका होगा जो नंबर जो आपको देना है इन न्यूमेरिकल में देना है, यानी कि फॉर्मेट आपको पूरे नंबर्स में देने हैं, ओके। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे, ओके। ये देख लीजिए यहाँ पे अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से करना है, ओके। तो अगर नंबर्स का आपका होता है, लाइक आपका रोल नंबर है 210062XX, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो सेम जो बॉक्स में लिखेंगे आप वैसे नहीं लिखोगे कि 2 करोड़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपको सीधा लिखना है, इफ़ 2 यहाँ है तो यहाँ पे आपका TWO2, 1 यहाँ है तो ONE 1, 0 यहाँ है तो ZEROSIX TWO2 एंड आगे जो भी होगा इसी फॉर्मेट में आपको करना होगा, ओके। तो फ्रंट पेज आप गलत मत करिएगा, ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम का मतलब होता है आपने जो भी कोर्स चूज़ किए हो वो करना है। प्रोग्राम आपका एग्जाम्पल के तौर पे BA, BCom, BCom G, BAG, ये सारे आपके प्रोग्राम कोड है। तो जो भी आपका प्रोग्राम है आप उस पर करें, ओके। नेक्स्ट आपके चलते हैं, आपका पूछा जाएगा कोर्स टाइटल, ओके।
कोर्स टाइटल आपसे पूछा जाएगा एंड कोर्स कोड होगा, ठीक है। सो कोर्स कोड एंड कोर्स टाइटल, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कोर्स टाइटल होता है यानी कि आपका सब्जेक्ट का नेम, ठीक है, सब्जेक्ट नेम। जैसे कि बीकॉम जी में एक आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, तो टाइटल का मतलब है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, इस तरीके से आपको लिखना है। इसका कोड क्या है, BCOC 134। तो यहाँ से आपने लिख दिया बीकॉम जनरल बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, BCOC 134 है आपका, ठीक है। इसके बाद आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है LSC कोड। LSC कोड यानी कि LSC कोड बोलेंगे या एग्ज़ाम सेंटर कोड बोलेंगे, ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ होता है। LSC यानी स्टडी सेंटर, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर भी सेम है तो वही चीज़ होगा, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आप अपने हॉल टिकट पे देख सकते हैं, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, एग्ज़ाम सेंटर, ये सब आपके हॉल टिकट पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 0710 इस तरीके से आपका गिवन होगा, तो ये आप अपने हॉल टिकट पे देखें, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपसे बोला जाएगा नीचे एग्ज़ामिनी का सिग्नेचर करने, तो वहाँ पे आप अपना साइन दे सकते हो, ठीक है। एंड इस साइड पे जो आपके इन्विजिलेटर होंगे उनके साइन होंगे, ओके, तो वो जगह चेंज कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछा जाता है, डेट एंड डे, यानी जो भी आपका डेट है एंड डे है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 0x0 मार्च 2022 एंड इसका डे क्या है, कुछ भी हो गया, ट्यूसडे, इस तरीके से आपको देना होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको देना है। अब चलते हैं हम फॉर्मेट पे, ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिखेगा। याद रखें आपको पहले से स्केल लेके चलना होगा, ठीक है, स्केल लेके पहले आप मार्जिन कर लीजिए। इससे आपका ये होगा कि कुछ जगह आपका ऑलरेडी शॉर्ट हो जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कम से कम भी डिस्क्राइब करते हैं तो ज़्यादा फॉर्मेट में वो आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से दे देंगे। याद रखिए ये जो बुकलेट आता है आपका ये 26 पेजेस के होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इनफ पेज होगा, इससे एक्स्ट्रा आपको सप्लीमेंट्री सीट्स नहीं मिलेंगी, इसी में आपको करना है जो करना है, ओके। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बी, थोड़ा ये कर लेते हैं जूम, ओके। तो ये है आपका BCOC के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ 134 का, यानी कि बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स, ओके। पहला क्वेश्चन, हम चलते हैं स्टैट्स के तरफ से, ठीक है। फर्स्टली हम करेंगे स्टैट्स। याद रखें एग्ज़ाम टाइम पे आपका सेक्शन A एंड सेक्शन B होगा, दोनों में से आपको कोई भी दो क्वेश्चन करने होंगे, ओके। तो इस वजह से स्टैट्स का आप कर लीजिए, पीछे से स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेटर का यूज़ होगा, ठीक है। याद रखें इस एग्ज़ाम में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो। पहला क्वेश्चन हम चल देते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे अब आपको थोड़ा सा ये फॉर्मेट भी देखते रहिएगा, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी दो क्वेश्चन आपको, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल आपको देना हो, आप दे सकते हो, ठीक है। सेक्शन वाइज आपको जो डिवाइड होता है, स्प्लिट होते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो थ्योरेटिकल भी हो एंड प्रैक्टिकल भी हो, तो आपको कौन सा करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। पहुँचते हैं पहले क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है विच एवरेज इज बेस्ड ऑन, चलिए ये छोड़िए, हटा देता हूँ इस फॉर्मेट को, आप फॉर्मेट मत देखिए, मैंने आपके लिए नोट्स कुछ क्रिएट किया है, आप वो देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। तो पहला क्वेश्चन है आपका जिसमें आपसे पूछा जाएगा विच एवरेज इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, यानी कि कौन सा ऐसा एवरेज है जो कि सभी ऑब्जर्वेशन का आप किस तरीके से लेते हो। जो भी
स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं उनको पता है कि ऑब्जर्वेशन कैसे गिवन होता है। लाइक कोई एक्स है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे दे दिए, यानी कि 5 लोग हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन है कि 5 लोगों के बारे में आपको बताना है किस तरीके से। आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, वो चीज़ बाद की बात होती है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि विच एवरेज इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, कौन सा एवरेज ऐसा है जो कि बेस्ड होता है सभी ऑब्जर्वेशन पे, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल वे में आपका आंसर यही था। अर्थमेटिक मीन के बारे में आप बताइए। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको आप और भी क्या कहते हो, अर्थमेटिक मीन को आप इसको कहते हो मीन और एवरेज। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा एवरेज होता है जो कि बेस्ड होता है सभी ऑब्जर्वेशन पे, उसको आप कहते हो अर्थमेटिक मीन, मीन या फिर एवरेज। अर्थमेटिक मीन को आप डिफाइन करोगे तो इस तरीके से इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनका कहने का मतलब है पहले आपको सम करना होगा, जैसे कि आपको ये एग्जांपल के तौर पे दिया था 1 2 3 4 5, इनको ऐड करिए 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 2 14 1 15, ये ऐड करके यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपने सम कर दिया 15। एंड कितने लोग थे, नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, 5 लोग थे, 5 काट दिया, आंसर आपका 3 आ गया, ये आपका आ गया मीन। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि यहाँ का मीन कौन सा था, 3 था। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन का बताना। नेक्स्ट चलते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, आपको समझना होगा, याद करना होगा आपको कुछ फॉर्मूलेज भी। ओके, बट चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ मीन इज़ 64, अगर आपको मीन देते हैं 64 एंड वेरिएंस इज़ 49, अगर आपको मीन दे दिया 64 एंड वेरिएंस दे दिया 49, कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो CV। ठीक है, तो आपको CV का फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, आपको सॉल्यूशन किस तरीके से देना होगा, फर्स्टली आपको देना होगा गिवन दैट, क्या क्या आपको गिवन है, मीन जिसको आप शॉर्ट में कैसे बोलते हो, x के ऊपर बार, इससे डिनोट करते हो, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 64, यानी कि मीन था आपका 64 दे रखा था। वेरिएंस यानी कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो इससे डिनोट करते हैं आप, वेरिएंस इक्वल टू 49 आपको दे रखा था। तो आपको लेकिन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट के लिए क्या निकालना था, आपको फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो वेरिएंस आपका स्क्वायर होता है, इसका अगर आप स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ले लेते हो तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बता देगा, यानी कि 7। 49 जो था इसको अंडर रूट में ले लिया, किसका स्क्वायर होता है, 7 7 जा 49, इसलिए ये 7 आ गया इसका। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या थी, 7 यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, यहाँ पे मीन की वैल्यू आनी है, मीन की वैल्यू 64 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो सीधा ऊपर से ऊपर कर दीजिए, 700 डिवाइडेड बाय 64, इसके बाद आप यहाँ पे सीधा डिवाइड करके देख सकते हैं, आ जाएगी आपकी वैल्यू 10.9375। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो याद रखें, आपको क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन बोलो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि आपने ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तो पढ़ा ही है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आपने किए ही होंगे, अगर नहीं किए चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। फर्स्टली यहाँ का क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9 का निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है कि 4 and 9 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो फॉर्मूला आपको सीधा पता होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 and 9 इज़ 6, ये इसका आंसर आया। बट किस तरीके से दोनों नंबर को मल्टीपल करो एंड इसका स्क्वायर रूट बता दो, तो 9 4 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। ठीक है, आंसर यहाँ पे कंप्लीटेड।
तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, साथ के साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, एंड अपने नोट्स क्रिएट करिए। याद रखिए एग्ज़ाम टाइम में आप थियोरटिकल जितना अपनी तरफ से कंटेंट दे सकते हो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपका प्रैक्टिकल है तो जायज़ सी बात है आप अपने तरफ से दे सकते हो, लेकिन कितना डिस्क्राइब कर सकते हो वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट, यानी कि कोई सा भी आपको एक फॉर्मेट जो दे दिया गया हो उसके अंदर से आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये आपको वैल्यू दे रखी है। इसका सॉल्यूशन क्या है? द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द अंडर रूट ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि जो दो नंबर दे रखे हैं इसको अगर अंडर रूट में ले लेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को r से डिनोट करोगे, स्मॉल r से, इक्वल टू अंडर रूट के अंदर bxy मल्टीप्लाई बाय byx। इनको यहाँ पे डिनोट कर दिया, मैंने बता दिया है। x इक्वल टू ये आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, y इक्वल टू ये यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है। किसको क्या कहते हैं? bxy की वैल्यू है 0.85, byx का है 0.89। ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक को आप थोड़ा सा वो करिए, इग्नोर करिए। ठीक है, इन वैल्यू को यहाँ पे डाला आपने एंड इसको सिंपल वे में मल्टीप्लाई किया अंडर रूट। फर्स्टली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब अंडर रूट का साइन मारिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे आपको किस तरीके से बताना होता है कि आपने फर्स्टली किया 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.89, जो भी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे देन आप अंडर रूट का बटन दबा दीजिए, आपका वो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे होप आपका ये क्वेश्चन भी डन होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, अगला क्वेश्चन है आपका, ए स्टडी ऑफ बीकॉम ऑनर्स एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इन द ईयर, यानी कि 2010 में 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया जिसका मीन क्या निकल के आया? 78। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल के आया? 8। ठीक है, इसको 8 ले लो चाहे 8.0 ले लो, एक ही बात हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, ए सिमिलर स्टडी इन द ईयर 2016, मतलब कि सिमिलर बच्चों ही ने 2016 में भी एग्ज़ाम दिया, यानी कि 1000 बच्चों ने। इसका मीन जो निकल के आया वो आया 80 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आया 7.6 का। ठीक है, व्हाट कैन वी से अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू देयर एवरेज स्कोर एंड इट्स वेरिएशन, यानी कि आपको दोनों का बताना है कि किस तरीके से उसका कोफिशिएंट कोरिलेशन निकला है एंड आपको उसके ऊपर जज करना है कि कौन सा बेटर रहा, बेस्ट रहा। ठीक है, तो ए पॉइंट, यानी कि इस क्वेश्चन फर्स्टली आप यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन देखोगे। ए पॉइंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2010 में 2010 में कितने बच्चे थे? 1000 बच्चे थे। मीन आपको कितना दे दिया? 78, ये रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 8.0, ये रहा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालते हो? यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ये डिवाइडेड बाय मीन, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय 100। आपका ये वैल्यू आ गया ए पॉइंट का। अब बी आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे यहाँ तक के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 1000 ही बच्चे थे। मीन आपको बता दिया गया सॉरी 80, स्टैंडर्ड डेविएशन 7.6, तो ये रही उसकी वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 9.5 आ गया। लास्ट में आप क्या बताओगे? दस द ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्जन वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2010, यानी कि ये आपके डिस्पर्जन चैप्टर का क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें से आपको रिलेटिव डिस्पर्जन पता होना चाहिए था, ये बताना था इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि पूरे क्लास में 100 बच्चे हैं जिसका मीन आपको बता दिया गया है 72 था पूरे क्लास का। ठीक है, मीन मार्क इन स्टैट्स ऑफ 70 बॉयज़, 70 बॉयज़ थे जिनका क्या था? मीन 75, यानी कि 100 बच्चे थे, 70 लड़के थे, तो कितनी लड़कियां हो गई? 30 गर्ल्स। ओके, फाइंड आउट द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। लड़कियों का आपसे पूछ लिया, यहाँ पे आपको पता चल गया 100 माइनस 70 कर दिया, 30 गर्ल्स। ओके, अब सॉल्यूशन किस तरीके से देंगे? फर्स्टली आपको क्या बताना है, यहाँ पे कंप्यूट क्या करना है, ये वाला पॉइंट। मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स, टोटल मार्क्स ऑफ
ऑल स्टूडेंट्स यानी कि 100 बच्चे, कितने मीन निकल गए 72, ठीक है, माइनस कितना टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ यानी कि लड़के कितने, इन दोनों को माइनस करोगे लड़कियों के बारे में पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, डिवाइड कर दोगे लड़कियां कितनी थी, ठीक है। अब देखिए 100 बच्चे थे जिनका मीन क्या निकला था 72, तो इन दोनों को मल्टीपल कर दिया, माइनस कर दोगे 75, आपका मीन निकला था कितने बच्चे थे 70 लड़के थे, तो इन दोनों को मल्टीपल कर दिया, डिवाइडेड बाय 30 आपकी गर्ल्स थी, ठीक है। तो इनको कर दोगे तो 7200 ये आ गया, इन दोनों को मल्टीपल करोगे 5250 आ गया, ओके। डिवाइड कर दिया 30 से, आपकी वैल्यू आ गई 65। तो लड़कियों का मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स क्या निकल के आ गया, क्लास 65, ओके। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि है आपका मीन मीडियन मोड से लेके, ठीक है। क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन है आपका ये, द एवरेज मीन यानी अर्थमेटिक मीन आपको बता रखा है, दो ऑब्जर्वेशन यानी कोई सा भी नंबर है x और y जिसके ऑब्जर्वेशन को लेके 100 माना आया है यानी कि मीन आया है ये आपका, ठीक है। मीन को आप किससे डिनोट करते हो, x के ऊपर बार, एंड GM इज़ 60, आपका जो GM यानी ज्योमेट्रिक मीन आया 60। अब आपको यहाँ पे बताना है कि हार्मोनिक मीन कितना आएगा इन ऑब्जर्वेशन का, तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन आपको मिल गया 100, ज्योमेट्रिक मीन 60, आपको निकालना क्या है हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू AM यानी अर्थमेटिक मीन मल्टीपल हार्मोनिक मीन, डिवाइड कर दोगे इसको किससे, अनरूट से। ज्योमेट्रिक मीन आपको 60 मिल गया, अर्थमेटिक मीन आपको पता है 100 मल्टीप्लाई हार्मोनिक मीन, ठीक है, अनरूट में कर दिया। आपको अब इसको उधर ले जाना होगा, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर से डिवाइड कर स्क्वायर से मल्टीपल कर देते हो 2 टाइम्स तो कट जाए, इस साइड से कट जाएगा। अब देखिए कैसे, 60 को आपने स्क्वायर कर दिया एंड अनरूट वाले को भी प्रॉपर को आपने 2 से स्क्वायर कर दिया, तो 2 से अनरूट स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी ये वैल्यू, एंड 60 का स्क्वायर यानी 3600 इधर आ गया। अब हार्मोनिक मीन इधर ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ नीचे, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 20 से 20 कट गया, आपका हार्मोनिक मीन कितना आ गया 36, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है आपका मॉडल साइज यानी मीन मीडियन एंड मोड, इसमें से मोड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। याद रखिए जो आपका क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है जिसका क्लास इंटरवल गैप्स पे हो, ठीक है। तो आपको देखना है किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा मॉडल का, अगर ये आ जाता है। आपको बिलो 0 से 10 दे रखा है, ठीक है, तो आप इतना वो मत देखिए। फिर है 10 से 12, 12 से 14, 14 टू 16, 16 टू 18, 18 टू 20, एंड आपको डिमांड यानी कि ये आपका फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी दे दिया आपको 3, 15, 27, 20, 3 एंड 2, ओके। अब आपको बताना है मॉडल साइज़ बताना है, तो इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, 27, ये हो गया आपका मॉडल साइज़, इनको बोलेंगे मॉडल साइज़। तो मॉडल क्लास कौन सा आ गया आपका, मॉडल क्लास इज 12, 14 ये है, सिंस इट हैज़ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इसका जो फ्रिक्वेंसी था वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम था। अब इसके अंदर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मोड का क्या होता है, ये आप देख लीजिए, L यानी लोअर लिमिट प्लस फ्रिक्वेंसी F माइनस F1, ये भी बता दूंगा F1 F2 क्या है, ओके। लोअर लिमिट क्या है यानी ये वाला 12, ये आपका लोअर लिमिट था, ये मैक्सिमम लिमिट था इस मॉडल साइज़ का, तो 12 ये वाला उठ के आ गया। फ्रिक्वेंसी क्या है, ये है फ्रिक्वेंसी 27 जो मैक्सिमम है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास यानी कि इसके जस्ट ऊपर वाला ये हो गया, जिसको आप F1 डिनोट करोगे 15, ये यहाँ से आ गया, एंड F2 इसको करते हैं जो जस्ट बाद में आता है, ठीक है, रिड्यूस करने के बाद 20 आ गया, ओके। एंड क्लास का विड्थ, ठीक है, ये क्या है 2 कैसे आया, यानी कि देखिए 0 से लेके 10 टू 12, 12 टू 14, 14 टू 16, इसके बीच का गैप क्या है, सिर्फ 2 ही का ना, तो वही 2 ये क्लास विड्थ हो गया। अब आपको मोड की वैल्यू आपको पता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपको डालना है लोअर लिमिट की जगह 12 आ गया, फॉर्मुलेट कर देना है, फ्रिक्वेंसी 27 माइनस F1 15 डिवाइडेड बाय
2 आपको मल्टीपल करना होता है f से, यानी इसी से 2 मल्टीप्लाई 27 माइनस 15 माइनस का f2 क्या था 20, ये आपने डाल दिया मल्टीप्लाई बाय 20। अब आप इसको करोगे 27 में से 15 गया 12 आ गया, इसको आप करोगे ढंग से तो 27 इंटू 2 54, 54 माइनस 15 माइनस 20 आपकी वैल्यू आ जाएगी 19 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप कैलकुलेटर पे कैसे करोगे, 12 डिवाइड करोगे 19 से, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, जो भी आपकी वैल्यू आएगी 1.236 इसके साथ प्लस कर दो, वैल्यू आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, सो होप आपको क्लास इंटरवल के हिसाब से आपको मॉडल साइज यानी मोड का क्वेश्चन करना आ चुका है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखना, अच्छे से समझ जाओगे। ओके, एंड बहुत सारे बच्चे इसको क्लास विजिट को सी भी बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, एच भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको क्या लेते हो, हर तरीके से सही है। ओके, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, ये क्वेश्चन है आपका जो जैन 2021 में पूछा गया था, यानी आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का, जिसमें से आपको फ्रीक्वेंसी बताना था जो कि मिसिंग है, यानी कि इस जगह पे क्या आएगा। ओके, इस जगह पे क्या आएगा, क्लास इंटरवल आपको पता है 0 से 10, 10 से 20, यानी 10-10 का गैप है, तो क्लास विड्थ क्या हो गया 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5, 6, 10, 13। ठीक है, क्लास इंटरवल आपने ये वाले चीज़ सिमिलर ऐसे लिख दिया, फ्रीक्वेंसी ये वाले सिमिलर लिख दिया। एम यानी कि मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल का। 0 से 10 के बीच का पॉइंट कौन सा, 5। अगर समटाइम्स आपको दे देता है कि 2 से लेके 8 तक, तो आपको निकालने में दिक्कत आएगा मिड पॉइंट, तो आप सिमिलर इस तरीके से करिए, 0 प्लस में 10 कितना होता है 10, उसको डिवाइड कर दो 2 से, उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, उसको 2 से डिवाइड किया, अपो आ गया 15। ठीक है, 20 प्लस 30 यानी कि 50, उसका हाफ कर दिया 25, ये होता है मिड पॉइंट। ठीक है, एफ एम यानी कि फ्रीक्वेंसी, देन एम से आप मल्टीपल करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी, यानी 5 इंटू 5 25, 15 6 90, 25 मल्टीप्लाई 10 250। यहाँ पे आपको नहीं पता था, इसको आपने किससे एज्यूम कर लिया कि आप मिसिंग वाले नंबर को F1 से डिनोट कर दोगे, तो इसको आपने F1 ले लिया। ओके, 35 है तो 35 प्लस में F1, क्योंकि आपको यहाँ की वैल्यू नहीं पता। 13 मल्टीप्लाई 45 यानी कि 585। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी को सबको एक साथ प्लस करिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 34। इसको प्लस नहीं करोगे क्योंकि ये F1 है, इन सब इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, 34 आ गया, प्लस में F1 ये वाला। अब फिर इनको आप ऐड करोगे, इस वाले चीज़ को अलग से लिखोगे क्योंकि ये अलग है, एंड बाकी सबको ऐड करने के बाद, यानी इसको 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 एंड इसको करने के बाद 950 है, ये आपने डाल दिया यहाँ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मीन के ऊपर एक्स के ऊपर बार इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है, यानी टोटल कर दोगे एफ एम, यानी कि इसको टोटल ऑफ एफ यानी कि ये वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 30। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में पहले ही से बता दिया कि आपका मीन का वैल्यू क्या निकल रहा है, उसके बाद ही आप मिसिंग नंबर बता सकते हो। 30 आपने इसके जगह पे लिख दिया मीन के जगह, ऊपर आपको बता दिया सम ऑफ एफ एम कितना निकला 950, ये उठ के यहाँ पे आ गया, एंड देन सम ऑफ एफ यहाँ पे उठ के आ गया। ठीक है, अब देन जब आपकी ये आ गई तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जब भी नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ये इससे मल्टीपल हो गया, ये इससे मल्टीपल हो गया, 34 मल्टीप्लाई 30 ये आ गई वैल्यू, प्लस में क्या आएगा 30 F1 ये आ गया, ये वाली वैल्यू सिमिलर ऐसा रहेगा। अब जो बड़े वाले नंबर्स है, जो नंबर्स है उसको नंबर से डिजिट से करिए माइनस, जो इस साइड प्लस था इस तरफ आके माइनस हो गया इससे, एंड इधर F1 वाले 1 थे तो 30 जो था वो 35 से माइनस। तो लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पूरा देखिएगा एंड समझ जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी, 9 तारीख को एग्ज़ाम है, उससे पहले जो भी पॉइंट बताता हूँ वो कर लीजिएगा, एंड लिंक में आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन हो जाइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।